हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, ये हमारा क्लास 12th का मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आव्यूह, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मैट्रिसेस। इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन सेशन देखने वाले हैं। इस इंट्रोडक्शन सेशन में आज हम आपको बताएंगे कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम फिर बात करेंगे बच्चों कि आव्यूह की समानता क्या होती है। क्या इतने में ये वीडियो समाप्त हो जाएगा? नहीं, हम लोग बीच में कुछ उदाहरण भी करेंगे और वहां पे देखेंगे कि भाई आव्यूह में किस तरीके के क्वेश्चन स्टार्टिंग में आते हैं। आज के वीडियो के बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। लेकिन एक्सरसाइज 3.1 को देखने से पहले अगर आज का वीडियो नहीं देखा तो एक्सरसाइज 3.1 कैसे समझ में आने वाली है। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल के पिछले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आप लोग पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। आव्यूह क्या होता है इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्लास में 3 लड़कियां हैं और उन 3 लड़कियों के नाम मैंने लिख दिया है। ठीक है बच्चों, पहली लड़की का नाम राधा है और दूसरी लड़की का नाम मैंने लिख दिया कि राधा, और फिर मैंने लिख दिया कि सिमरन। ठीक है, राधा है और दूसरी लड़की है सिमरन, और तीसरी लड़की एक और है और वो मैंने मान लिया बच्चों की फौजिया। ठीक है, तो ये 3 लड़कियां हैं और इन 3 लड़कियों के पास कुछ किताबें हैं, तो मैंने लिख दिया कि इनके पास बच्चों कुछ किताबें हैं। मैंने यहाँ लिखा कि किताबें, और इनके पास कुछ पेन भी हैं, तो मैंने बच्चों पेन भी लिख दिया। मैंने माना कि राधा के पास जो किताबें हैं वो किताबें राधा के पास कितनी है 10, और राधा के पास जो पेनों की संख्या है वो कितनी है 6। उसके बाद अगर मैं सिमरन की बात करूं तो सिमरन के पास जो किताबें हैं वो 15 हैं और सिमरन के पास जो पेन है वो कितने हैं 5 हैं। इसी तरीके से बच्चों फौजिया के पास जो किताबों की संख्या है वो कितनी है 11 है, और फौजिया के पास जो पेनों की संख्या है वो कितनी है बच्चों 7 है। अगर हम ध्यान से देखें तो राधा के पास 10 किताबें, राधा के पास 6 पेन, और सिमरन के पास 15 किताबें और सिमरन के पास 5 पेन, फौजिया के पास 11 किताबें और 7 पेन है। अगर मैं एक बात आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ना, तो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। जो पड़ी पड़ी वो पंक्ति है, जो खड़ा खड़ा वो स्तंभ है। याद रखना एक बात। तो बच्चों राधा, सिमरन एंड फौजिया, इनके पास बुक्स हैं, कुछ पेन्स हैं और ये हमारी कुछ पंक्तियां हैं। तो बच्चों ये हमारी पंक्ति है। और एक बच्ची ने मेरे पास कमेंट किया था कि सर क्लास 12th की मैथ्स को थोड़ा सा इंग्लिश में भी बताइएगा। तो बच्चों मैट्रिसेस कहते हैं, पंक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, ROW, रो बोलते हैं। उसके बाद कितनी पंक्तियां हैं बच्चों? 3 पंक्तियां हैं, तो हमारे पास 3 रो हैं। समझ गए आप लोग? 3 हमारे पास रो हैं। उसके बाद हम बात करें कि स्तंभों की संख्या कितनी है। देखो एक स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है। इसको मत लिखना क्योंकि ये तो राधा, सिमरन और फौजिया है तो नाम लिखे हुए। ये हमारा एक स्तंभ है और ये हमारा दूसरा स्तंभ है, तो ये हमारा बच्चों स्तंभ है और ये भी क्या है? हमारा स्तंभ है। तो हम लिख देंगे ये हमारा क्या है? स्तंभ है। और ये भी मेरा क्या है बच्चों? ये भी हमारा स्तंभ है। तो ये पहला स्तंभ है, ये हमारा दूसरा स्तंभ है। स्तंभ को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बच्चों? कॉलम बोलते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉलम। ये कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है। इसका मतलब 2 कॉलम है और 3 हमारे पास रो है। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन मैं इस स्टेटमेंट को एक दूसरी तरीके से भी लिख सकता था। कैसे लिख सकता था बच्चों? पहले ध्यान से देखना। इसको मैं क्या थोड़ा सा साफ कर दूं, अभी समझ में आ जाएगा कि मेरे पास स्पेस कम है, मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, मैं अगर इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख दूं, मैं यहां लिख दूं किताबें, और उसके बाद बहुत अच्छे से समझना, यहां लिख दूं मैं किताबें और यहां लिख दूं मैं पेन। उसके बाद ये राधा और उसके बाद सिमरन और बच्चों फौजिया, ये 3 लड़कियों के मैंने नाम लिख दिए हैं। राधा के पास जो पेनों की संख्या है, किताबों की संख्या है वो 10 है, और जो पेनों की संख्या है वो कितनी है? 6 है। इसी तरीके से 15, 5, 11, 7। तो बच्चों 15 सिमरन के पास किताबें हैं और 5 उसके पास पेन है, और जो फौजिया के पास किताबों की संख्या है वो कितनी है? 11 है, और उसके बाद ये पेन की संख्या कितनी है? 7 है। अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो इसमें जो रो की संख्या है वो कितनी है? 2 है, और जो कॉलम की संख्या है, मतलब जो स्तंभ है बच्चों, वो कितने हैं? 3 है। देखो 1, 2 और 3, ये हमारी पंक्तियां हो गई और ये हमारे क्या हो गए? स्तंभ हो गए। अब इसमें मैंने अगर ध्यान से देखा तो यहां पर जो रो की संख्या है, रोज कर लो इसको बच्चों, यहां पे जो रो की संख्या है वो 3 है, और जो कॉलम की संख्या है
वो बच्चों कितनी है, 2 है। तो ये हमने देखा कि एक किसी स्टेटमेंट को दो तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे? या तो आप उनको रो की संख्या ज़्यादा कर दीजिए या फिर कॉलम की संख्या ज़्यादा कर दीजिए। एक स्टेटमेंट को दो तरीके से लिखा जा सकता है। तो बात अब आती है कि इसका रिलेशन आव्यूह से कैसे है। बच्चों, जब कोई भी हमारे पास एक डेटा होता है, डाटा नहीं कहते, डेटा कहते हैं, याद रखना। कोई भी मेरे पास एक डेटा होता है और उस डेटा को हमें क्या करना होता है, एक आयताकार विन्यास में लिखना होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास बनकर आया, ये क्या बन के आ गया, एक आव्यूह आ गया। यहाँ पे देखिए जरा, ये हमारे पास जो बनकर आया, ये भी क्या आ गया, हमारे पास एक आव्यूह आ गया। तो मैं अगर डिफिनेशन लिखूं कि आव्यूह क्या है, तो आप लिख सकते हो बच्चों कि किन्हीं संख्याओं या फलनों का आयताकार विन्यास आव्यूह कहलाता है। बस आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। समझ में आ गई? इसे हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। अब इसमें जो क्रमों की संख्या या फलनों की संख्या या जो ये संख्याएं हैं, इनको हम लोग अवयव बोलते हैं। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी कितने अवयव हैं, 6 अवयव हैं। तो आव्यूह तो समझ में आ गया कि भाई किन्हीं संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। तो आव्यूह में तो आप लोगों को कोई समस्या अब होने वाली ही नहीं है। क्लियर हो गया कि आव्यूह क्या है। ठीक है, अब आव्यूह के बाद बात आती है कि आव्यूह की कोटि क्या है। बच्चों बहुत अच्छे से सुनना, आव्यूह तो समझ में आ गया होगा, इसके बाद हम समझेंगे कि आव्यूह की कोटि क्या है। तो पहले तो हम लोगों ने समझ लिया बच्चों कि आव्यूह क्या है। अब इसके बाद हम ये समझेंगे आव्यूह की कोटि। तो यहां से ही खेल शुरू होता है और अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि आव्यूह की कोटि। यार एक बात बताऊं, मैं एक बच्चे ने बोला था मुझसे कि सर प्लीज इंग्लिश में जरूर बताना। तो आव्यूह की जो कोटि होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको अंग्रेजी में? इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब एक मन में जरूर सवाल आया होगा, यार ये मैट्रिक्स कहीं लिख रहे हैं सर, कहीं मैट्रिसेस लिख रहे हैं। एक बुक होता है, एक बुक्स होता है, उन दोनों में क्या फर्क होता है? बस वैसे यहां भी फर्क है। समझ गए ना बच्चों? आव्यूह ये बहुत सारे, लेकिन ऐसे नहीं आव्यूहों, नाम तो आव्यूह ही कहेंगे ना। समझ में आई बात? चलो अभी इतना क्लियर। ये हो गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और ये हो गया हमारे पास, क्लियर हुआ अभी। अब मान लो बच्चों कि मैं कुछ उदाहरण लेके बताता हूं सबसे पहले, तभी आप लोगों को क्लियर हो पाएगा। हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, कोई हमारे पास एक आयताकार विन्यास है, 3 2 1 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद फिर एक और है, इसमें लिखा हुआ है 2 1 3 2 और 3 ऐसे लिखा हुआ है। फिर एक और लिखा हुआ है बच्चों, लिखा हुआ 1 2 3 और फिर से लिखा हुआ हमारे पास 1 2 3। इस तरीके के कुछ उदाहरण हैं, इस तरीके के कुछ हमारे पास अवयव लिखे हुए हैं, इस तरीके के हमारे पास कुछ मैट्रिसेस लिखी हुई है। अब जरा हम ध्यान से देखें तो इसमें जो आर का संख्या है वो कितनी रो है। रो देखो बच्चों, 1 2 2 रो है। इसका मतलब हमारे पास जो रो की संख्या है वो कितनी है, 2 है। जो हमारे पास कॉलम है 1 2 3, हमारे पास 3 कॉलम है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये है कि अगर मैं रो की संख्या को किसी से दिखाना चाहूं तो आर मत कहना यार, क्या कहोगे, एम नाम दोगे आप। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये आव्यूह ना 2 गुणे 3 कोटि का है। यहां पर छोटा छोटा लिखा जाएगा 2 गुणे 3, ये बता देगा कि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। क्लियर हुआ? अभी समझ में आया कि नहीं? कितनी रो है बच्चों, 2 हमारे पास रो है और कॉलम कितने हैं, 3। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो एक हमारे पास क्या है, 2 रो है 2 कॉलम है। देखो 2 कॉलम 2 रो, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये 2 गुणे 2 की है। ठीक, ध्यान से समझ लो। इस पे आते हैं, 1 2 3, हमारे पास 3 पंक्तियां हैं जिनको हम रो बोल लेते हैं। उसके बाद कॉलम तो एक ही है, इसका मतलब 3 गुणे 1 है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, मतलब इस मैट्रिक्स की कोटि। अब यहां आते हैं, 1 2 3 ये कॉलम है और जो हमारी पंक्तियां हैं वो केवल 1 है, इसका मतलब ये 1 गुणे 3 की हमारी मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ? अभी ध्यान से देखना, जब आव्यूह की आपने परिभाषा लिखी थी, मैट्रिक्स की परिभाषा लिखी थी, वहां पर एक लाइन और लिखना कि आव्यूह को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब मैट्रिसेस
मैट्रिसेस रिप्रेजेंटेड बाय द इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। तो बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट और इंग्लिश कैपिटल लेटर। ओके, चलो इतना समझ में आया। इसका मतलब है कि इस आव्यूह को हम लिख सकते हैं, मान लो हमारे पास ए आव्यूह है, इसको मैंने नाम दिया कि हमारे पास बी आव्यूह है, इसको हमने नाम दिया है हमारे पास सी आव्यूह है, और इसको हमने नाम दिया कि हमारे पास डी आव्यूह है। तो आई थिंक आप लोगों को तो इतना समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब मैं अगर बात करूं कि इसका कोट की परिभाषा क्या होगी, तो मैं लिखूंगा कि किसी आव्यूह में पंक्ति एम व किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो, तब उस आव्यूह की कोटि। आपके मन में होगा कि सर ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पहले क्यों नहीं पढ़ाया। बच्चों उसके लिए कुछ सरप्राइज है, ठीक है, कुछ थोड़ा अलग होगा, तब हम उसको पढ़ाएंगे ताकि वो अच्छे से कवर हो पाए। उसमें एक एक पॉइंट अच्छे से कवर करेंगे हम लोग। तो उस आव्यूह की कोटि m गुणे n होती है। इसका मतलब पंक्तियों की संख्या और जो स्तंभों की संख्या है उनका जो गुणा होता है वो क्या होता है बच्चों, आव्यूह की कोटि होती है। तो समझ में आ गया होगा कि अगर मैं बात करूं कितना होगा आव्यूह की कोटि और ये सब क्या है। क्लियर। चलो ये तो हुई बात भाई आव्यूह की कोटि की, स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आप लोग अपने जो दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स, जो भी सर्कल है आपका, वहाँ पे आप शेयर कीजिए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ज्ञानोदय के गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक उदाहरण कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, उदाहरण नंबर आपको एक नीचे दिखाई दे गया होगा जिसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं। इसका मतलब इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अवयवों की संख्या, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अवयवों की संख्या। अब आपसे पूछा गया है कि अवयवों की संख्या अगर 8 है तो बताइए कि इनकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। अब एक हम जरा थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, मान लो कि अभी अभी मैंने आपके सामने कुछ अवयव लिखे थे, जैसे कि मैंने लिखा था कि 3 2 1 1 2 3। यार इसमें कितने अवयव हैं, 6 अवयव है ना। इसका मतलब 3 जो दो हमारी पंक्तियां थी और 3 हमारे स्तंभ थे, इनको दोनों को गुणा करते हैं तो हमें अवयवों की संख्या पता चलती है। हाँ, अवयवों की संख्या पता चलती है। तो नोट लिख लेना इसके जस्ट पहले कि अगर अवयवों की संख्या आपको ज्ञात करनी हो, सॉरी अवयवों की संख्या, ठीक है, गलत निकल गया मेरे मुंह से। तो बच्चों अवयवों की संख्या, ठीक है, अवयवों की अगर आपको संख्या ज्ञात करनी हो तो आप m गुणे n करेंगे, उससे ज्ञात हो जाएगा। देखो 6 अवयव हैं। अब इसी तरीके से अवयवों की संख्या कितनी, 8 है। कैसे बन सकता है कोई भी अवयव, बना के देखते हैं। ठीक, मान लो बच्चों की मैं अभी ये स्टार्टिंग है इसीलिए धीरे धीरे ऐसे चल रहा हूं। ठीक, मान लो बच्चों की मेरे पास कोई एक अवयव है और इसमें कितने अवयव हैं, 8। तो 8 मैंने मान लिया कि ए बी सी डी है ना। सो ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितना हुआ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अवयव हो गए। यार इनको ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि ए से लेकर ए, उससे लेकर कहां तक, एच तक, सारे लिख दिए मैंने। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि ए बी फिर उसके बाद सी हो जाए, है ना, फिर डी हो जाए, ई हो जाए और एफ हो जाए, जी और एच हो जाए। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, मतलब ये भी पॉसिबल है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, डी हो जाए, ई हो जाए, एफ हो जाए और जी और एच हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा 8 अवयव को भर सकते हो कि यहां कुछ भरो ही ना? नहीं यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो कोई ना कोई तो फॉर्मूला बना होगा ना जो इसको प्रदर्शित करेगा। हाँ मैं बताता हूं। अभी देखो 8 अवयव हो गए। अब आपको क्या करना है, 8 के मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं।
इसके फैक्टर करने हैं, इसके गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूं? इनके गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अब हम लोगों से पूछा गया है कि कितने अवयव बन सकते हैं, यही क्वेश्चन में लिखा था ना कि संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, है ना? तो हम लोग लिखेंगे संभव कोटियां। इनकी जो संभव कोटियां हैं वो क्या हो सकती हैं भाई? ये 8 है, 8 गुणे 1 का बन सकता है, 1 गुणे 8 का बन सकता है ना? तो भाई 1 गुणे 8 का बन सकता है कि नहीं भाई? 1 गुणे 8 का बन सकता है बच्चों। फिर उसके बाद 8 गुणे 1 का भी बन सकता है, ठीक। अच्छा 2 गुणे 4 का बन सकता है, तो 4 गुणे 2 का भी बन सकता है अवयव। फिर उसके बाद 3 गुणे, आहा 3 से भाग होगा ही नहीं, 3 से करोगे तो होगा ही नहीं बच्चों। 4 से हो सकता है, हाँ 4 से तो हो सकता था, जो कि मैंने कर दिया। 5 से करके देखो, नहीं होगा बच्चों। जब आधे में पहुंच गए हैं, है ना, कि भाई 2 से करके देख लिया, 3 से हो नहीं रहा है, वापस 4 से करना पड़ेगा, तो हम यही पहुंच जाएंगे ना। ये 4 गुणे 2 हो तो क्या, अब आगे करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हमारी संभव कोटियां हो सकती थी, यही हमारे 4 आंसर हो गए। इसी टाइप के मैट्रिक्स हमारी बन सकती हैं, इसके सिवा हमारी कोई मैट्रिक्स नहीं बन सकती। ऐसे बन सकता है, ऐसे सारे ऐसे लिख दो, फिर ऐसे बन सकता है, और केवल एक और पॉसिबिलिटी है कि भाई A B C D E F G और H, इसके सिवा कुछ भी नहीं बन सकता मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका उदाहरण नंबर मैंने 2 फिनिश कर दिया। समझ में आया कि नहीं? क्लियर, लिख लो ऐसे ही। अब अगला हम लोग एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बता ही दूं आप लोगों को, फिर आगे कंटिन्यू करूं। अच्छे से देखना, दिख गया होगा नीचे क्वेश्चन यार तुम लोग को। क्या लिखा है क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऐसे 3 गुणे 2 अवयव की रचना कीजिए। इसका मतलब इन्होंने साफ साफ बोल दिया है इस तीसरे नंबर उदाहरण में कि इसकी जो कोटि है ना वो फिक्स कर दी है कि भाई 3 गुणे 2 की हमें रचना करनी है। अब 3 गुणे 2 की रचना करनी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 लेना है पंक्तियों की संख्या और 2 लेना है हमें स्तंभों की संख्या। ये बात तो पक्की हो गई। फिर कह रहे हैं जिसके अवयव मुझे दिया हुआ है AI और J, और ये हमें दिया हुआ है क्या, 1/2, फिर उसके बाद मॉड लगा हुआ है और I-3J ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। यार इसके लिए तो मुझे कुछ और स्पेशल बताना पड़ेगा, बताऊंगा कैसे, ध्यान से देखो बच्चों। अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना जो अभी बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने कोई भी एक अवयव लिखा, इसका जो पहला अवयव होता है वो A11 होता है, ठीक। दूसरा जो अवयव होगा तो वो A12 होगा, इसका मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में ये स्थित है। इसके बाद A13 होगा, इसका मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ है इसका। डॉट 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 हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग लिखेंगे पहली पंक्ति और nवां स्तंभ इसका होगा। इसी तरीके से यहां बढ़ते हुए आएंगे तो ये पहला दूसरी पंक्ति और उसके बाद ध्यान से देखना बच्चों, इस तरीके से आगे आ रहे हैं हम लोग, पहला, फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ, डॉट डॉट डॉट, दूसरी पंक्ति, nवां स्तंभ। इस तरीके से हम लोग अवयवों को लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग नीचे की तरफ आते हुए चले जाएंगे बच्चों। जब हम लोग ऐसे ही नीचे की तरफ आते हुए जाएंगे तो डॉट 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 हम लोग आएंगे तो लिखेंगे कि जो हमारा nवीं पंक्ति होगी और पहला स्तंभ होगा, फिर डॉट 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 यहाँ आएंगे, nवीं पंक्ति होगी और दूसरा स्तंभ होगा। समझ में आ रही बात? फिर हम लोग डॉट 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 करते हुए, भाई 4 लग गए मुझसे, डॉट डॉट डॉट, और nवीं जो हमारी पंक्ति है और स्तंभ की संख्या 3 है, फिर डॉट 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 हम लोग जब लास्ट में जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे कि भाई n करते हुए चले आ रहे थे, ऊपर से ये n लेते हुए चले आ रहे हैं, मतलब nवीं पंक्ति और nवां स्तंभ हो गया। समझ में आई बात? तो इनको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग I और J लिखते हैं। ये I बताता है कि पंक्तियों की संख्या और J बताता है स्तंभों की संख्या। अगर हम लोगों को 3 गुणे 2 का एक अवयव ज्ञात करना है, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको लेके बता रहा हूँ। किताब बिल्कुल, इसीलिए मैं किताब को बिल्कुल सो ही नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को,
अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूं। अगर मुझे 3 गुणे 2 का अवयव रचना है तो हम लोग लिख लिए कि माना अवयव, और इस अवयव का नाम हमने दे दिया मान लो m, इसको नाम दे दिया। और मुझे 3 गुणे 2 की रचना करनी है तो कैसे रचना करेंगे? 3 गुणे 2 की रचना कैसी होगी? 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ। तो 3 पंक्तियां करनी है हमको, तो A11, A12 और A13 स्तंभ केवल 2 ही रखने हैं ना, पंक्तियां 3 रखनी है। इसको हटाओ यहां से, ध्यान से समझना नहीं गलती हो जाएगी। 2 स्तंभ रखने हैं हमको सिर्फ, देखो ठीक। उसके बाद A21, A22, फिर A31 और A32 हमको, ये सारे हमको निकालने पड़ेंगे। कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। हमने बोला कि पहला निकालना है तो A11, दूसरा A12, फिर दूसरी पंक्ति, देखो ध्यान से देखना बच्चों, हमको मान लो निकालना हो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखो दूसरी पंक्ति दूसरा ही स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A12। समझ गए? क्लियर? अब मान लो आपको निकालना हो 8वीं पंक्ति 7वां स्तंभ, तो 8वीं पंक्ति 7वां स्तंभ, इसका मतलब A87, ऐसे निकालना होता है। समझ गए? अब मुझे ये सारे ज्ञात करने पड़ेंगे, ये सब निकालना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, ये हमें दिया हुआ है, तो इसको मिटा दूं, अब इसको अलग से बना लेना आप लोग, है ना। देखो अब हमें इनको ज्ञात करना पड़ेगा एक एक कर। तो हम लोगों ने ये अवयव अभी यहाँ निकाल लिया है। आगे देखेंगे कि अभी हम लोग सबसे पहले A11 निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि A11, ठीक है, A11 निकालने के लिए क्या करेंगे, अच्छे से देखना बच्चों। I का वैल्यू भी 1 है और J का वैल्यू भी 1 है, तो हमने लिखा 1/2, फिर उसके बाद मॉड I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू कितना है, 1 है। ये दोनों का दोनों कितना है, 1 है। तो 1 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/2, और यहाँ से आएगा आपका प्लस का 2, क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना। तो बच्चे देखो -2 ऐसे आएगा ना, बाद में +2 हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर 1 आएगा। इसी तरीके से A12 निकालना है बच्चों, देखो A12 निकालना है, तो A12 की वैल्यू निकालोगे 1/2। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ सब, चलो रहने दो। 1 माइनस क्या करोगे बच्चों, 3 × 2 6, तो यहाँ से आएगा आपका आंसर 5/2, है ना। फिर A121 निकालोगे, देखो A21, तो 1/2, फिर ठीक है 2 × 3 सॉरी 2 - 3 गुणे में 1, यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1/2, ठीक है। यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/2 आएगा। इसके बाद A22 निकालोगे आप, है ना, तो 1/2, 2 - 3 गुणे 2, तो 6, 6 में 2 गए 4, 4/2, इसका मतलब 2 आएगा यहाँ से। फिर उसके बाद A31 निकालोगे, है ना। सो A31 निकालेंगे तो 1/2, फिर उसके बाद 3 - 3 गुणे 1, तो यहाँ से आएगा आपका 1, भाई 0 आएगा ना, 0 आएगा पूरा। फिर उसके बाद A32 निकालोगे आप, तो 1/2, 3 - 3 × 2, तो यहाँ से आएगा 6 में 3 गए 3/2, तो यहाँ से हो गया बच्चों 3/2। तो इस तरीके से 1, 5/2, और इसके बाद ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ से निकाल ली। अब हम लोग लिखेंगे अपना अवयव, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः अवयव। अतः अवयव जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, m = भाई यही लिख लो यार, है ना, अवयव बस रहने दो। अतः m = सारी वैल्यू बस पुट करना है, 1 5/2, ठीक है, 1/2 2, ठीक है, 0 0 एंड 3/2। तो ये सारे हमने क्या निकाली, अवयव। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कैसे हम लोग करते हैं। ये मैंने पूरा क्वेश्चन आप लोगों को करके यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक। अब हम लोग समझेंगे कि अवयव के प्रकार क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ एक स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो अब हम बात करेंगे अवयव के प्रकार की। बच्चों हम लोग अवयव के प्रकार यहाँ पे 7 प्रकार के अवयवों को देखेंगे, जैसे कि स्तंभ अवयव क्या होता है, पंक्ति अवयव क्या है, शून्य अवयव क्या है, तत्समक अवयव क्या है। इनको इंग्लिश में भी हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अवयव के प्रकार में सबसे पहला जो हमारा है वो है बच्चों
सबसे जो पहला है बच्चों वो है हमारा स्तंभ आव्यूह। ठीक है, कौन सा है? स्तंभ आव्यूह। बच्चों स्तंभ आव्यूह, ठीक है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्तंभ को क्या बोलते हैं? कॉलम, है ना। तो हम लोग इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। डियर अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो एक ऐसा आव्यूह है जिसमें जो स्तंभ की संख्या है वो केवल और केवल एक हो, उसको हम लोग कहते हैं स्तंभ आव्यूह। लिख लेंगे परिभाषा आप लोग, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो उससे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे देखो हम इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं बच्चों। अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, कोई मेरे पास एक आव्यूह है जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ है, जैसे मैंने बात किया कि 1 2 3, आप इसे देखें केवल एक ही स्तंभ है, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्या? स्तंभ आव्यूह। ठीक है, तो समझ में आ गया कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है। बच्चों जो स्तंभ आव्यूह होता है उसमें जो हमारी कोटियों, जैसे मान लो ये हम इसको देखें तो हमारी जो कोटि होती है इसकी वो क्या होगी बच्चों? यहाँ कोई नंबर होगा और यहाँ पर एक लिखा होगा। इसका मतलब इसकी जो कोटि है वो इस प्रकार की होगी, इस प्रकार की होगी, n गुणे n। मतलब ये संख्या फिक्स रहेगी, ये संख्या बदल सकती है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें उसकी जो कोटियों की संख्या हो वो क्या हो? n गुणे n रूप की हो, मतलब कोटि हो जो हमारा हो वो n गुणे एक हो, और साथ ही साथ उसमें स्तंभ की संख्या जो है वो कितनी हो? सिर्फ और सिर्फ एक हो। जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसको हम लोग बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें, जैसे कि n गुणे n बताया था मैंने, आप m गुणे 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने अभी तक तो यही पढ़ा है कि जो हमारी रो होते हैं उनको हम लोग m से लिखते हैं। चलो अभी दूसरा है हमारा पंक्ति आव्यूह। एक एक करके हम सबसे अच्छे से समझेंगे इन सभी को। बच्चों पंक्ति आव्यूह क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा आव्यूह जिसमें क्या होता है? केवल और केवल एक ही क्या हो बच्चों? केवल एक ही हमारा पंक्ति हो, उसे हम बोलते हैं पंक्ति आव्यूह, जना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्तंभ है ना, एक स्तंभ है, इसमें हमने बोल दिया एक स्तंभ। पंक्ति आव्यूह में क्या होगा? केवल एक ही पंक्ति होगी बस। आव्यूहों की जो स्तंभों की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन पंक्ति हमेशा एक ही होगी। उदाहरण समझते हैं, तो उदाहरण में हम समझेंगे, जैसे बच्चों देखो कि एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया A जिसमें एक ही पंक्ति हो, तो 1 2 3 ये हमारी हो गई। ठीक, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मैंने लिखा कि A B और C D, इसको देखा मैंने। अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं? 3, तो 1 गुणे 3। इसको देखें तो एक ही पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं? 4। इसका मतलब है इसकी जो कोटि होती है वो इस रूप की होती है कि भाई एक तो फिक्स है, ये चीज़ फिक्स नहीं है, पीछे वाला ये फिक्स नहीं है, मतलब स्तंभों की संख्या फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन पंक्तियों की संख्या क्या है? वो फिक्स है। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसको हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। आगे बात करते हैं। अब धीरे धीरे सब अभी इंपॉर्टेंट वाले स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद जो हमारा है पंक्ति आव्यूह के बाद तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वो है बच्चों वर्ग आव्यूह। ठीक है, कौन सा आव्यूह? वर्ग आव्यूह। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छे से समझना, हम इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा आव्यूह जिसमें क्या हो? पंक्ति जो हमारी हो, पंक्ति किसके बराबर हो बच्चों? स्तंभ के बराबर हो। ये दोनों क्या हो? आपस में बराबर हो। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और आव्यूहों की संख्या समान हो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। समझ गए? उदाहरण समझते हैं। देखो जैसे मैंने उदाहरण में लिया और मैंने बोला कि जैसे एक मैट्रिक्स लिखी बच्चों, मैंने लिखा कि 1 2 3 4। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक ऐसा मैट्रिक्स लिखा है जो 2 गुणे 2 है, मतलब जितनी पंक्ति उतने हमारे स्तंभ। इधर आते हैं, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसको देखो 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स है। इसी तरीके से हम कितने गुणे कितने का भी बना सकते हैं, है ना। इसका मतलब है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसकी जो कोटि होती है बच्चों वो m गुणे m रूप की होती है, मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों समान होते हैं, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि जो मेरा m होता है वो n के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग
m की जगह पे n और n की जगह पे m लिख देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वर्ग आव्यूह में किसी भी बालक को कुछ भी समस्या हो जाएगी। किसी को दिक्कत समझ में आ गया सबको? चलो क्लियर, आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्ग आव्यूह के बाद अब हमारे तीनों को मिटा देते हैं अभी, ठीक। वर्ग आव्यूह के बाद अब हमारा अगला जो है वो है बच्चों विकर्ण आव्यूह। हाँ ये भी बढ़िया है। विकर्ण आव्यूह क्या है बच्चों? एक बात बता दूं, जो विकर्ण आव्यूह होता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, और जो विकर्ण आव्यूह होता है वो वर्ग जरूर होता है। अब ये क्या कह दिया सर ने आपने, जो विकर्ण होगा वो वर्ग जरूर होगा? हाँ देखो अच्छे से समझना, एक दो उदाहरण को लेके समझते हैं। पहले नंबर डाल लेते हैं चौथा, जिसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। कौन सा आव्यूह बेटा? विकर्ण आव्यूह। और विकर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कौन सी मैट्रिक्स? डायगोनल, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या है यार, देखो अच्छे से समझते हो। दो उदाहरण लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कितने गुणे कितने की मैट्रिक्स है? ये बच्चों 2 पंक्तियां 3 हमारे स्तंभ, 2 गुणे 3। फिर उसके बाद 1 2 3 4, इसको देखो ये 2 गुणे 2 का है। फिर से एक लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 3 गुणे 3 का है। इसमें देखो यार कोई डायगोनल मिल रहा है क्या? नहीं, ये डायगोनल थोड़ी है। डायगोनल ये है बच्चों ऐसे। अब आप सोचोगे ये डायगोनल का क्या मतलब है? डायगोनल जो होगा मतलब जो मेरा विकर्ण आव्यूह होता है उसमें ये वाले जो अवयव होते हैं, जैसे A11 A11 A22 A33 A44, ये सब आपको मिलने चाहिए उसमें। अब इसमें देखो A11 तो मिल गया, A11 तो मिल गया। फिर यहां पे आए तो ये कौन सा है बताओ? इसमें दूसरी पंक्ति, भाई दूसरी पंक्ति है, और दूसरी पंक्ति के बाद कौन सा आया? भाई दूसरा पंक्ति तो है देखो, और तीसरा स्तंभ है। नहीं मिल रहा है, समझ में आई बात? नहीं मिल रहा है। अगर इसमें ले गया ऐसे तो ये हमारा देखो A11 आया और ये A22 आया, ये मिल रहा है तो ये छूट रहा है। अब इस पे आ जाओ, ये देखो डायगोनल, इसको देखो डायगोनल, A11 A22 A33, समझ गए? तो क्या होता है विकर्ण आव्यूह? विकर्ण आव्यूह एक ऐसा, एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। बहुत अच्छे से समझना मेरे बच्चों, एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि उसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। समझ में आई बात? विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। अच्छे से समझना, मैंने क्या बोला कि विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे के सारे कैसे हो? शून्य हो। अभी एग्जांपल जरा ध्यान से देखना, विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव कैसे होंगे? 0 होंगे। चलिए उदाहरण लिख के समझाते हैं बच्चों। मैंने लिखा, ध्यान से देखना, 1, क्लियर समझना अच्छे से, ठीक, 1 0 0 1, या मैंने यहां नंबर डाल दिया 4। ये एक उदाहरण लिख दिया मैंने इसका। देखो विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे क्या है? 0, ठीक। फिर यहां पे आ जाओ, विकर्ण पहले मैंने अलग से बता दिया कि विकर्ण क्या होता है। समझ गए ना कि विकर्ण मतलब A11 A22 मिलना चाहिए। यहां आओ बेटा, 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये कैसा आव्यूह मिला? ये भी एक विकर्ण आव्यूह है। इसका मतलब विकर्ण आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर बाकी सारे अवयव शून्य होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं कि विकर्ण आव्यूह हम लोग किसको कहते हैं? ठीक है, समझ में आ गया? आगे कंटिन्यू करते हैं। अब विकर्ण आव्यूह के बाद हमारा जो 5 नंबर का आव्यूह 5 नंबर का है, और वो 5 नंबर का है एक अदिश, ठीक है, अदिश आव्यूह। ठीक है, अदिश आव्यूह क्या होता है? अदिश आव्यूह, अदिश के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसको अंग्रेजी में स्केलर आव्यूह मतलब स्केलर मैट्रिक्स बोलते होंगे। स्केलर मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है ये समझो, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो
तथा बाकी सारे अवयव शून्य हो। फिर से सुनिए, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयव समान हो परंतु बाकी सारे अवयव शून्य हो। विकर्ण के अवयव बोला है, अगर मैंने अवयव बोल दिया तो आप समझ रहना। फिर से बोल दूं क्या? एक विकर्ण नहीं, एक वर्ग अवयव जिसके सभी विकर्ण के अवयव समान हो परंतु बाकी सारे अवयव शून्य हो। कैसे? यहां पे आ जाओ, देखो उदाहरण लिख के समझते हैं। जैसे बच्चों देखो, एक एक, 0 0, समझ गए? या बच्चों इसको मैंने 4 कर दिया, इसको 4 कर दिया, देखो समान समान, ठीक। फिर उसके बाद एक दूसरा लिख दिया, इसको बोला मैंने कि √3 0 0 √3, है ना, ये दोनों हो गए। फिर उसके बाद तीसरा एक लिख दिया और इसको मैंने बोला कि 2 0 0 3 0 3 0 0 0 4। क्या ये एक अदिश अवयव है? आहा, नो बाबा ना, ठीक है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके विकर्ण के अवयव समान ना है बाबा, समान नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बाबा? तो बाबा हम इनके सारे अवयवों को समान बनाएंगे विकर्ण वाले। इसका मतलब इसको भी 2 करेंगे, इसको भी 2 करेंगे, तो एक ऐसा अवयव जो वर्ग भी हो, उसके विकर्ण के सारे अवयव समान भी हो, उसको बोलते हैं अदिश अवयव। इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स। भाई इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज पढ़ाने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट ठीक है, मैनेज कर लूंगा मैं, क्योंकि समझ में नहीं आता अंग्रेजी बोलूं अभी या हिंदी बोलूं, ठीक। एक लैंग्वेज हो तो दोनों चल जाता है, समझ में आया ना। अब ये तो हो गया, ये मैंने बता दिया कि क्या होता है, ये सब बता दिया। अब आओ छठा नंबर समझते हैं, और ये है तत्समक अवयव, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मेरे घर में थोड़ा सा फर्नीचर का काम चल रहा है ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा बाहर का आ रहा होगा नॉइस। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या होता है बच्चों? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के अवयव समान तो हो ही, बाकी सारे अवयव शून्य हो तो ये भी ठीक है, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसके विकर्ण के अवयव एक होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। भाई एक के सिवा कुछ नहीं हो सकता। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके सिवा नहीं हो सकता बच्चों कुछ, है ना। क्लियर हुआ कुछ कि नहीं? इनको जरा ध्यान से देखो। इसकी मैट्रिक्स की कोटि 2 into 2, मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 into 2 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 into 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 into 3 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 into 3 एंड ऑल्सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 2 एंड अगेन हियर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 2। क्लियर? समझ में आया कि भाई यहाँ पे हमने बोला कि ये वर्ग अवयव जो होगा वो ही हो पाएगा विकर्ण, और वही हो पाएगा अदिश, और वही हो पाएगा तत्समक। कुछ समझ में आया? क्योंकि जहां विकर्ण की बात आएगा ना, वहां वर्ग की बात जरूर आएगी। क्लियर हुआ गया इतना? तो ये हमने सब बता दिया। अब बच्चों 5 नंबर 6 नंबर सब कुछ बता दिया मैंने ना। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो ज्यादा अगर डीप में जाओगे तो फिर डीप में ही चले जाओगे। पढ़ना उतना है जितना सफिशिएंट हो, जितना आपका माइंड उसको झेल सके। एक साथ अगर आप सोचोगे है किताब का हर एक पॉइंट समझ में आए, परेशान हो जाओगे। अब आपको समझ आते हैं हम कि भाई शून्य अवयव क्या होता है। शून्य अवयव की अगर हम बात करें तो शून्य अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। And what is zero matrix? If the all elements of a matrix is zero, then you can say that it is called zero matrix. ये तो अंग्रेजी में परिभाषा हुई। अब हम बात करें हिंदी में, यदि किसी अवयव के सभी अवयव समान हो ना जीरो हो, क्या हो? जीरो हो, तो हम उसको बोलेंगे कि वो हमारा शून्य अवयव होगा। If the all elements of a matrix are zero, then you can say that it is a zero matrix. Examples? तो बच्चों उदाहरण को समझ आते हैं हम, ठीक है। उदाहरण को हम समझते हैं, जैसे कि बच्चों बात किया मैंने तो जीरो, ठीक है। बी की बात करूं तो ये 0 0, ठीक है। फिर उसके बाद सी की बात करूं मैं तो 0 0 0 एंड 0 0 0
0 0 0 दीज आर मैट्रिक्स। इसकी कोट 1 गुणे 1, एक स्तंभ एक ही है, अब पहली बार पता चला होगा। फिर उसके बाद 2 गुणे 2, फिर उसके बाद 3 गुणे 3। तो इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ, एक बात और बता दूं, शून्य मैट्रिक में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वर्ग होना चाहिए, है ना, इसीलिए मैंने बोला नहीं कि एक वर्ग अवयव शून्य कहलाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो 0 0 0 0 0 0 मतलब सारे अवयव केवल जो हैं वो 0 होने चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझ में आ गया होगा। ये तो कहानी थी मेरे बालकों, किसकी? ये कहानी थी आपकी मैट्रिक्स के प्रकार की। अब हम बात करते हैं अवयव की समानता की। तो हेडिंग आप डालोगे अवयव की समानता, है ना, अवयव की समानता, और जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों अच्छे से देखेंगे, मैंने हेडिंग डालने को बोला है अवयवों की समानता, ठीक है, अवयवों की समानता, और जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अवयवों की समानता। अब जरा ध्यान से देखना क्या होता है बच्चों। मान लो बाई चांस कि हमारे पास एक अवयव है a, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है, और एक हमारे पास है b कि 2 गुणे 2 1, या मान लो कि मैंने 3 2 0 1। इसको देखो, ये देखो यार, अलग अलग दिख रहे। अगर किसी अवयव के सभी अवयव किसी दूसरे अवयव के सभी संगत अवयवों के समान है। अब भाई संगत वर्ड आया है, संगत का मतलब समझते हो कि नहीं समझ में आए बात? देखो ऐसे, अगर मैं इसके अवयवों को देखूं तो A11 A12 A21 A22, और उसके बाद इसको देखूं तो B11 B12 B21 B22। ध्यान से देखो, ये 11 वाला इसके 11 के संगत होगा और ये दोनों आपस में समान है। ये 12 वाला इसके संगत होगा और ये समान है। ये 22 वाला इसके संगत में होगा, समान है। ये इसके संगत में होगा, ये भी समान है। देखो ये सारे क्या हैं? समान। ऐसा अवयव, लिख लो परिभाषा, ऐसा अवयव जो किसी दूसरे अवयव के, एक अवयव के सभी अवयव किसी दूसरे अवयव के सभी अवयवों के सभी संगत अवयवों के समान हो, तो हम कह सकते हैं कि दो अवयव आपस में समान है। क्लियर आया समझ में? तो ये तो हुआ परिभाषा। अब हमने इनको उदाहरण में लिखना है, तो हम उदाहरण लिख सकते हैं कि a बराबर, अगर मेरे पास दिया है 2 3 0 1, और उसके बाद b बराबर मेरे पास दिया हुआ है 2 3 0 1, तब हम कह सकते हैं कि हाँ a बराबर b है, तभी समान होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक, हम लोग ये भी कह सकते हैं, अर्थात इसके जो हमारे सारे अवयव थे a i j के, वो b i j के बराबर होंगे। ये बराबर होने चाहिए, नहीं तो समान नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ? तो यार अब मैंने इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन, मतलब जो 3.1 एक्सरसाइज के पहले मुझे देना था वो मैंने दे दिया। काफ़ी चीज़ें डिस्कस भी की, कुछ क्वेश्चंस भी किए। अब एक बात साफ साफ बोलते हैं कि मैंने आज का इंट्रोडक्शन दे दिया, 2.1 एक्सरसाइज अब पूरा एक वीडियो में ख़त्म करेंगे हम लोग। एक वीडियो में हम लोग पूरी 2.1 एक्सरसाइज को पूरा ख़त्म करेंगे, और वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग 24 घंटे बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो मोस्टली बच्चे 24 घंटे के बाद ही देखेंगे, तब तक वो वीडियो आ चुका होगा। जाके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लेना। ओके, चलो अभी तो उम्मीद है कि ये अच्छा लगा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैथ्स मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये मैथ्स आपको कुछ दिनों के बाद किसी ऐसे बोर्ड पे मिलने वाली है, जो शिवम सर का सपना था। वो दिन अब दूर नहीं है, पास में ही है। बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, थोड़ा थोड़ा मैं रोज़ बोल रहा हूँ।
नहीं तो सरप्राइज रिवील हो जाएगा यहीं पे। बाकी बच्चे आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन अभी उसका कोई डेट फाइनल नहीं हुआ है। बट हाँ ये है कि जून के मंथ से ही सब कुछ हो जाएगा, ये बात तो पक्का है, ठीक है। तो मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा था। मैं इंतजार अभी कुछ पिछले 5-6-7 दिन से कर रहा था कि बोर्ड आ जाए, बोर्ड आ जाए, बोर्ड आ जाए, तब मैं सारी चीज़ें करूं, है ना। जब बोर्ड आ जाए तब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं, मतलब मैथ्स को स्टार्ट करूं। लेकिन फिर बोर्ड में थोड़ा लेट हुआ तो मैंने सोचा ठीक है स्टार्ट करते हैं, बोर्ड आएगा हम लोग फिर से धमाकेदार रिवीजन करेंगे, है ना। चलो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बस आप लोगों से एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। मैं लगातार इन चीज़ों को बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। कि आप लोग क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे के पास वीडियो पहुँचना चाहिए। मेरा बेनिफिट इसमें कुछ नहीं है बच्चों, हर एक बच्चे के पास वीडियो पहुँचना चाहिए, ताकि मैं जो इन्वेस्ट करूँ आप लोगों के लिए, मैं सच बताऊं मैंने इतना अभी तक YouTube से कुछ भी मुझे इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, उसका 4 गुना मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं कि मैं आप लोगों का सेटअप बनाने के लिए। अब आप समझ चुके होंगे कि अभी बोर्ड आने के बाद मेरे पास जो ये वीडियोस बनाने का सेटअप होगा वो पूरा 4 लाख से ज़्यादा का सेटअप हो जाएगा। अब समझ सकते हैं आप लोग। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे। अगले वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।